सो हेलो गाइस, लेट अस बिगिन विथ लेक्चर नंबर 3 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने जो बेसिक पोर्शन था वो अच्छे से किया अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, उनके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस देखे, हाफ लाइफ देखा क्या होता है। साथ ही साथ हमने एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में समझा, कुछ जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस लिखे, जनरल हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन लिखा, के यूनिट्स पर चर्चा की। ठीक है। और आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशंस करने वाले हैं। जैसे हमने कहा है ना अभी तक कि जो ऑर्डर है उसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, बस इतना बताया। तो कैसे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है ये समझेंगे। ठीक है। इसी के साथ जैसे के है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंटल तरीका है, वो लंबा चलेगा, कम से कम 2 लेक्चर्स तो चलेंगे, आज और अगले लेक्चर में चलेगा ही चलेगा। ठीक है, कि के को एक्सपेरिमेंटली कैसे पता किया जाता है। और उसके पहले मैं थोड़े 2-4 छोटे मोटे ग्राफ्स हैं वो आपको बता देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए। ऑल्दो कोई बहुत विशेष नहीं है ये ग्राफ, सिंपल आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, उसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में ला रहा हूँ और कुछ प्लॉट्स बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आप इससे भी मुश्किल मुश्किल ग्राफ्स आपने मैथ्स में बनाए हुए हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ना ही तो इससे कोई डायरेक्ट सवाल आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए, सबसे पहले सो आई हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था एक बार फिर से लिख रहा हूँ, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ बिटवीन कंसंट्रेशन ए एंड टी। कंसंट्रेशन ए मतलब ए टी की बात हो रही है, ऑब्वियस है। तो आप जब इसे रेड्यूस करेंगे ग्राफ बनाने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो यू विल गेट इट लाइक दिस ना, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। तो ये तुम्हारा स्लोप है, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट है, नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसा लाइन, एंड स्लोप इज माइनस के एंड दिस इंटरसेप्ट इज ए नॉट। नथिंग न्यू इन इट, बहुत इजी सी बात है। हाफ लाइफ के लिए भी एक्सप्रेशन बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k होता है। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ लाइफ के लिए बनाऊं ए नॉट वर्सेस के लिए ग्राफ बनाऊं, नॉट के एक्चुअली ए नॉट वर्सेस हाफ लाइफ, ए नॉट वर्सेस हाफ लाइफ के लिए बनाऊं, तो क्लियरली दिख रहा है कि इंटरसेप्ट 0 है और अगर ए नॉट ज़्यादा है तो हाफ लाइफ ज़्यादा है। एक नॉर्मल सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ बना है जहाँ जो स्लोप है वो है 2k के बराबर। इसी तरह से आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं, और भी जो छोटे मोटे ग्राफ पॉसिबल हैं इसमें। आपके पास एक्सप्रेशन है तो ग्राफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, इम्प्रोवाइज करके कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो आप हैंडल कर सकते हैं उसको। फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए टी। तो अगर यहाँ पर हमने ग्राफ बनाना है, सपोज करो लॉग ए टी का, लॉग ए टी वर्सेस टाइम, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको रिड्यूस कर देंगे फॉर्म में, लाइक के टी बाय 2.303 इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी। तो ये स्लोप लॉग ए टी वर्सेस वो चाहिए, तो माइनस लॉग ए टी, अब इसको इधर ले आए तो log 80 इज इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log ऑफ ए नॉट। अगेन दिस इज द स्लोप, नेगेटिव स्लोप, एंड यस दिस इंटरसेप्ट इज log ऑफ ए नॉट एंड दिस स्लोप इज माइनस के अपॉन, the slope is minus k upon 2.303. For half life, if I make a graph for first order reaction, half life versus initial concentration. So whatever be the initial concentration, it doesn't matter for first order reaction. It will
half life will remain same whatever be the initial concentration is. So graph will be like this, straight line है, कहीं से ही बना लो, कुछ भी हाफ लाइफ की वैल्यू हो सकती है, हाफ लाइफ की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये हुए सिंपल सिंपल कुछ ग्राफ्स। अब हमारा आज का लेक्चर होता है स्टार्ट, एंड वी आर डूइंग इट विथ experimental determination of order of reaction. This is the first topic we are going to look for, experimental determination of order of reaction. तो order of reaction का कुछ experimental determination। देखो ये टॉपिक भी आसान है, ठीक है, ये भी टॉपिक आसान है, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहला जो तरीका होता है ना, सबसे पहला आपको पहले एक्सपेरिमेंटल ना कुछ डेटास दिए रहेंगे, पहले आपको एक्सपेरिमेंटल कुछ डेटास दिए रहेंगे, जैसे कि बता एक तो पहला तरीका है हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल मेथड एक ये मेथड है, मतलब आपके पास डेटाज अवेलेबल है, आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपके पास डेटाज अवेलेबल है। क्या क्या डेटाज अवेलेबल है सर? तुमको रेट कांस्टेंट पता है, पता है, भी पता करेंगे हम आगे कैसे पता चलता है। रेट कांस्टेंट पता है, फिर आपको ए नॉट पता है, इनिशियल क्या था, ए टी आपको पता है, ये सब आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, टी भी पता है, ठीक है, ये सब आपको पता है। अब आपने क्या किया कि आप या तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, अरे यार ये तो जीरो ऑर्डर होगा, आप उसमें डाल रहे हो, जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में डाल रहे हो और चेक कर रहे हो, जीरो ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में डाल के चेक कर रहे हो। उसके बाद मान लो फिट हो गई वैल्यू, फिट हो गई तो आप बोल दोगे कि हाँ यार ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद मान लो नहीं हुई फिट, तब क्या करोगे? तब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में डाल रहे हो, उसमें देख रहे हो फिट हो रही है तो हो रही है। तो उतने काम का मेथड नहीं है, हिट एंड ट्रायल नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, सवाल भी इस पे कुछ नहीं आता, बस एक तरीका है। नहीं तो इसको और बेटर तरीके से ऐसे कर सकते हो कि जो जनरल इक्वेशन आपका था इंटीग्रेटेड रेट वाला, उसको सॉल्व कर लें हम, ए टी ए नॉट के सबकी वैल्यूज वहाँ डालकर हम उसको सॉल्व कर लें तो ऑर्डर मिल जाएगा, एन वहाँ ऑर्डर था वो मिल जाएगा, शायद उससे हो जाए। हाँ हो तो जाएगा, बट अगेन बहुत कैलकुलेशंस है, तो काम में अभी फिलहाल अपने को ये नहीं आएगा, बहुत कैलकुलेशन से आप सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल ये हो गया। दूसरा मेथड जो है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल टाइप ही है, ये भी देखो ये हाफ लाइफ मेथड है, ठीक है। अब हाफ लाइफ मेथड में क्या होता है बेटा कि आपके पास रिएक्शन है, आपने रिएक्शन की हाफ लाइफ निकाल ली, ठीक है, आपने हाफ लाइफ निकाल ली और हमने आपको ये बताया था कि जो हाफ लाइफ होती है उसका एक जनरल एक्सप्रेशन हमने लिखा था। तो आपने हाफ लाइफ निकाल ली, टी हाफ आपने निकाल लिया किसी एक कंसंट्रेशन पर, A1 कंसंट्रेशन पर निकाल लिया, फिर टी हाफ आपने निकाला उसी का A2 कंसंट्रेशन पे निकाल लिया, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली आपने ये काम कर लिया, ये डेटा अवेलेबल है। मान लो कि A1 कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ इतनी, A2 कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ इतनी, एंड नाउ वी नो दैट T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बना था कल फाइनल, T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नॉट की पावर ऑफ n-1, ये बना था। T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A नॉट की पावर n-1। नाउ आपके पास ये वैल्यू है, जैसे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाते हो, वैसा ही कुछ यहाँ आप फाइंड करें, T हाफ 1 इंटू A नॉट 1 टू द पावर ऑफ n-1 इज इक्वल्स टू T हाफ 2 इंटू A नॉट 2 की पावर ऑफ n-1, और इससे n निकाल लें। तो कहने का मतलब है कि दोनों एक ही तरह के मेथड से फालतू हैं, उतना काम नहीं आने वाले। अब एक तीसरा मेथड है, ये थोड़ा सा यूजफुल है आपके लिए, खासकर एग्जाम में तो काफी यूजफुल है। ये है इनिशियल रेट मेथड, ठीक है, ये है इनिशियल रेट मेथड। इसमें आपके पास कुछ डेटाज अवेलेबल होते हैं,
इनिशियल रेट मेथड। और कैसे डेटाज अवेलेबल होते हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सपोज करो आपके पास ऐसा रहेगा ए बी और इनिशियल रेट, और यहाँ पर रहेगा इनिशियल रेट। ये डेटाज एक्सपेरिमेंटली आए, ये कुछ भी वैल्यू दी हुई रहेगी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू दी रहेगी। सपोज करो 0.1, ये भी कुछ 0.1, तो इनिशियल रेट कुछ दिया हुआ है। यूनिट्स पे ही फोकस नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूँ, फिर आपको एक्चुअल डेटा लेके मैं समझाऊंगा। तो ये 0.1, मानो ये 0.1 और ये भी 0.1, और यहाँ पर दिया हुआ है सपोज 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यूनिट्स कुछ भी है, फिर उसके बाद इधर दिया हुआ है 0.2, इधर 0.1 और इधर 4 दिया हुआ है। फिर सपोज करो इधर 0.1 और इधर 0.2 और इधर 2 दिया हुआ है। तो बस थोड़ा बेसिक समझने की कोशिश करो। तो कुछ इस तरह से डेटा दिए हुए हैं। अब यहाँ पर डेटास किस तरह से लिए गए होंगे, तो जब ए की कंसंट्रेशन उतनी है, बी की कंसंट्रेशन उतनी है, तो रेट मेजर किया गया होगा। तो देखो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये इंस्टेंटेनियस रेट है ना, कि जब ए की उतनी है बी की उतनी है, तो कुछ समय तक रिएक्शन कराया गया होगा, उसके बाद ही रेट मेजर किया गया होगा भाई, क्योंकि टाइम तो लगता है ना। तो सर जब कुछ समय के लिए रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा है तो भाई कराया गया होगा। जब कुछ समय के लिए रिएक्शन हुआ होगा तो सर ए तो कम हुआ होगा ना, 0.1 से थोड़ा कम हुआ होगा, बी भी थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन हम उसको ए को 0.1 ही क्यों मान रहे हैं? रेट कैसे निकाल लिए होंगे फिर? ये रेट निकालने के लिए कुछ समय तक तो उसको खत्म होना पड़ेगा। हाँ, तो ये एरर है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये एरर सभी रिएक्शंस में है। फिर वही बात है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये हम लिख इंस्टेंटेनियस रेट रहे हैं, बट मेजर करते टाइम इंस्टेंटेनियस रेट मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो भी टाइम इंटरवल हम कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटा टाइम इंटरवल रखें, जहां तक मेजरमेंट अच्छे से पॉसिबल हो, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ये डेटाज लिखे। तो ये आप समझ चुके मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो थोड़ा एरर है बट फिर भी चल जाएगा। अब आपको क्लास 6 लेवल की मैथ्स यूज करनी है बस, और कुछ नहीं। कैसे? आपको चाहिए रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के, ए का पावर क्या है नहीं पता, बी का पावर क्या है नहीं पता। तो सीधी सी बात है, अगर आपको देखना है कि रेट ए के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो बी को आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बी को फिक्स करिए, बी को फिक्स किए, आपने इसको डबल किया तो रेट भी डबल हो गया। इसका सीधा अर्थ ये है कि ए का पावर जो है वो 1 है। इसका सीधा अर्थ ये है कि ए का पावर 1 है। फिर आपने जब बी का पावर चाहिए तो आपको ए को फिक्स करना होगा। आप परेशान मत होइए, डेटाज ऐसे नहीं रहेंगे कि कोई कांस्टेंट है ही नहीं, सब वेराई कर रहे हैं और सभी नॉन जीरो ऑर्डर वाले हैं, वेरी कर रहे हैं, तो फिर वो पॉसिबल नहीं निकालना। डेटाज आपको कंपैटिबल ही दिया जाएगा, जहां आप ऑर्डर निकाल पाए, ऑर्डर निकाल पाना संभव हो, ऐसे ही डेटाज आपको दिए जाएंगे। अच्छा, क्या बात है। तो देखो अब b का मेरे को पावर चाहिए, तो a को मैंने किया फिक्स। तो देखो b यहां जब डबल हुआ है तो रेट का क्या हुआ है, रेट में नो चेंज आया है, यानी कि b के चेंज होने से रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब b का पावर कुछ और नहीं, b का पावर तो 0 ही है। तो y is equals to 0. So this reaction, if the data are true, this reaction is of first order with respect to A and 0 order with respect to B. अब आपको देख के लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है ना? जी हाँ, बहुत ही आसान है। क्या लगता है इस पे क्वेश्चन, जेईई एडवांस पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? लगता तो मुझे भी नहीं था कि आ सकता है, बट अभी रिसेंटली ही आया हुआ है। मजाक बना दिया था 2019 में, पेपर का मजाक बना था 2019 में, है ना, केमिस्ट्री के पेपर का। पता नहीं कुछ लोगों को पसंद भी आया था कि हाँ यार अच्छा पेपर था,
मेरे को अगर चूज करना हो सबसे सस्ता पेपर आज तक की जेई की इतिहास का कौन सा रहा है, तो 2019 का मैं कहूँगा। ये देख लीजिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे आप ये समझ लो कि बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन भी पेपर में दिख सकते हैं, बट आपको तैयारी इसके हिसाब से नहीं करनी है कि यार ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, टफ टफ क्वेश्चन, तैयारी इसके हिसाब से नहीं करनी है, बट हाँ देख सकते हैं हम एक इलस्ट्रेशन के तौर पे इस क्वेश्चन को हम यूज कर रहे हैं। नाउ देखो, आपको यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बताना है जब ए बी सी आपको गिवन है, इस इंस्टेंट पे बताना है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए क्या चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए सर के इंटू ए का पावर चाहिए, बी का पावर चाहिए और सी का भी पावर चाहिए। तो मेरे को लगता है कुछ कैलकुलेशंस कराना चाह रहे होंगे वो, इसीलिए क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है, देखते हैं, बुरा नहीं है। सो इफ रेट इज दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द वैल्यू ऑफ के। अब के की वैल्यू कहाँ से आए, अब देखो के की वैल्यू के लिए भी एटलीस्ट यू नीड द पावर्स, तो पहले तो पावर ही निकालना पड़ेगा। तो सपोज करो आप बी का पावर निकालना चाह रहे हो पहले, तो ए को कांस्टेंट रखा, सी को कांस्टेंट रखा, ये डबल हुआ, ये डबल हुआ, बट यहाँ पर देखो कि कोई भी चेंज नहीं आया, यहाँ कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज। ये डबल हुआ बट इधर कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब बी का पावर तो सीधे समझ में आ रहा है कि बी का पावर 0 है। देन इसके बाद देखा जाए तो सपोज करो हम सी का पावर निकालना चाहते हैं, तो ए और बी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बट बी को क्या ही फर्क पड़ता है कांस्टेंट रखो ना रखो। तो अगर आप ए को कांस्टेंट रखते हो यहां से यहां, सॉरी सी को, आप सी का पावर निकालना चाह रहे हो, तो ये कांस्टेंट रखा आपने, ये कुछ भी हो चेंज क्या फर्क पड़ता है। ये डबल हुआ तो देखो ये भी डबल हो रहा है, सॉरी ये डबल हुआ तो ये भी डबल, तो इसका मतलब सी का पावर 1 है, सी का पावर 1 है। अब आप इसको निकालना चाह रहे हो ए का पावर, तो आप इन दोनों को दे लो और इन दोनों को इधर ले लो, तो आप देख पा रहे हो 2/3 होने पर पावर ऑफ x है, तो यहाँ भी 6/9 हो रहा है जो कि 2/3 ही है, पावर ऑफ 1, तो x का पावर भी 1 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये पावर पता है, ये पावर, अब यहाँ से कोई भी एक डेटा ले लो, ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो, ये ले लो, ये डेटा लेके किसकी वैल्यू निकाल लो, पहले निकाल लो k की वैल्यू, ठीक है। और फिर उस k की वैल्यू का यूज करके a b c इस इंस्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू निकाल लो। तो बोला जाए तो बस थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन ही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एंड दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा आज की क्लास और पूरी अगली क्लास भी यही टॉपिक चलेगा, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ के। और हम यहाँ पे पहले से मान के चल रहे हैं कि रिएक्शंस जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं, ठीक है, रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हैं। अब इसके बाद बच्चों को लगता है अरे यार पहले से क्यों मान ले रहे हैं, तो हम बस तरीका भी सीखना चाह रहे हैं यार। समझ रहे हो, आपके सिलेबस में आपको ये बताया गया है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको के वैल्यू निकालने आ गई तो बाकी के भी रिएक्शंस के लिए निकल जाएगी। बस वो मैथमेटिक्स थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, मैथमेटिक्स भी नहीं बोलूँगा, कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होगा और क्या। तो हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मान के की वैल्यूज निकालना सीख रहे हैं। और उसके बाद आपको अगर ये लग रहा है कि यार सेकेंड ऑर्डर के लिए कैसे निकलेगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर के लिए कैसे निकलेगा, आप ये तरीके पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वो भी कुछ इसी तरह से निकलेगा, बस वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगी। बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। पढ़ाने में भी ये थोड़ा सा मज़ा आता है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं इसमें जो पढ़ाने लायक हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज, अगर मान लो रिएक्शन के हिसाब से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो पहला मेथड मैं बताऊं बाय प्रेशर मेजरमेंट्स। और जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है कि हम प्रेशर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये गैसियस रिएक्शंस के लिए होगा, ये ऑब्वियसली गैसियस रिएक्शंस के लिए होगा। अगर हम प्रेशर मैनेजमेंट की बात, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं
तो गैसियस रिएक्शंस के लिए होगा। क्या करा जाता है इसमें, देखो समझो, बहुत आसान है। आपके पास ये कंटेनर है, सपोज करो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कंटेनर है, यहाँ पर आपने कोई भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइस रख दी है, प्रेशर गैज रखा हुआ है, बैरोमीटर रखा हुआ है, कुछ भी आपने एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस यहाँ पर रखी है। आप चलो अभी समझ लो कि मैंने मर्क्यूरी चढ़ा के इसमें रखा हुआ है बैरोमीटर, तो ये कुछ इस तरह से रखा। अब यहाँ पर रिएक्शन हुआ, A gives B plus C, ठीक है, ये रिएक्शन हुआ, A gives B plus C, यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रहा है। तो हमारे पास क्या ये सुविधा है कि हम इंडिविजुअली A का प्रेशर बता लें या फिर इंडिविजुअली B का प्रेशर बता पाए? एक्सपेरिमेंट से क्या हम ये बता सकते हैं? आंसर है नहीं, बिकॉज आपके पास पार्शियल प्रेशर मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं। आप ये बता सकते हो कि हाँ यार, इस वेसल का जो टोटल प्रेशर है वो कितना है, यूजिंग द सेटअप दैट वी हैव राइट हियर, बट हम ऐसे इंडिविजुअली नहीं बता पाएंगे कि ए का ये प्रेशर है, बी का ये प्रेशर है, सी का ये प्रेशर है, ये नहीं बता पाएंगे। तो देखो आपके पास ये रिएक्शन है, अब ध्यान से सोचना, आपके पास ये रिएक्शन है और आप इसका के निकालना चाहते हो। आपको पता है पहले से कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको ये बात पहले से पता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आप इसका के निकालना चाहते हो, तो आपने के को लिख दिया 2.303 बाय टी इंटू लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी, यही होता है, ए नॉट अपॉन ए टी होता है। बट ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस से समझ में आ रहा होगा आपको कि ए नॉट अपॉन ए टी का रेशियो पी नॉट अपॉन पी टी के बराबर भी तो होगा। जरूरी थोड़ी ना कि मैं कंसंट्रेशन ही लिखूं, मेरे को तो रेशियो चाहिए, तो कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो वो जो ए नॉट बाई ए टी है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय पी नॉट बाई पी टी, बट वो जो पी होना चाहिए वो टोटल प्रेशर नहीं होना चाहिए। किसका प्रेशर होना चाहिए? कंसंट्रेशन किसका था? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का था, तो प्रेशर भी किसका होना चाहिए? रिएक्टेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पी नॉट ऑफ ए अपॉन पी टी ऑफ ए, तो मैं इस तरह से रिप्लेस कर देता हूं। ये छोटी मोटी बातें आप खुद ही से अपने नोट्स में लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये सब बातें बहुत ऑब्वियस है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा वो कैसा होगा? क्या उसमें सर ये दोनों दिया हुआ रहेगा? एग्जैक्टली इतना वो दोनों तो नहीं दिया रहेगा, बट डेटा आपके पास कुछ ऐसा रहेगा, डेटा गिवन। अभी सिंपल मैं बता रहा हूँ, डेटा आपको कुछ ऐसा गिवन रहेगा, बहुत आसान पार्ट है यार। आपको इधर टाइम दिया रहेगा और इधर टोटल प्रेशर दिया रहेगा। तो 0 पे टोटल प्रेशर सपोज 0.5 दिया हुआ है, फिर 100 सेकेंड्स के बाद टोटल प्रेशर सपोज 0.6 दिया हुआ है, कुछ भी नंबर दिया रहता है, जो टोटल प्रेशर तो आप मेजर कर सकते हो। तो क्या अपन ऐसा करेंगे क्या गधों की तरह कि 0.5 यहाँ लिख देंगे, 0.6 यहाँ लिख देंगे? इतने बेवकूफ तो अपन है नहीं, है ना। तो ये तो नहीं करना, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ए का प्रेशर लिखा जा रहा है और इनिशियली आपके पास सिर्फ ए ही था, तो जो टोटल प्रेशर इनिशियल है वो एक्चुअली में ए का प्रेशर ही है, बिकॉज तब जब t इज इक्वल टू 0 था, जब t इज इक्वल टू 0 था तो यहाँ b और c फॉर्म नहीं हुए थे, सिर्फ आपका a ही था। तो दिस इज 0.5 एट t इज इक्वल टू 0, दिस इज 0.5, ये तो 0.5 ही है। बट आगे क्या हुआ? हाँ, अब हम देखें, अगर जब t इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स पे बात किया जाए तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस p, थोड़ा कम होगा, ये बनेगा p, ये बनेगा p, और बहुत ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि ये तीनों का सम जो है वो 0.6 है। तो अगर ये दो तीनों का सम 0.6 है तो इसका मतलब कि जो p है वो 0.1 है, तो ये कितना बचेगा? 0.4 बचेगा। तो यू हैव टू जस्ट पुट इट देयर एज 0.5 and 0.4 and you can find the value of k। बिल्कुल ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, बस थोड़ा समझने के लिए हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमने इस तरह से लिखा। अब इसको कोई फॉर्मूले की तरह नहीं याद करना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, वो स्टोइकियोमेट्री चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगी, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो
कि मैं एक ऐसा केस ले रहा हूँ, देखो इसमें मैं बहुत सारे केसेस लेके आपको पढ़ाऊंगा, वो केस एक्चुअल में क्वेश्चन ही है, समझ लो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम हर तरह के केसेस को यही नोट्स में ही कवर कर लेंगे, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन हमको दिखे तो वो हमारे लिए नया ना हो। क्वेश्चन आएगा भी तो इन्हीं केसेस में से ही बन के आता है, और अगर हमने केसेस नहीं पढ़े होते हैं तो हमको लगता है यार वाह कितना नया सा क्वेश्चन लग रहा है, बट नया सा नहीं रहता है। अगर इसको पढ़ लिया जाए पहले से ही तो अच्छा रहता है। चलो देखते हैं। तो मान लो अगर कंटेनर में, इफ कंटेनर already contains a noble gas, contains a noble gas, कंटेनर में पहले से ही नोबल गैस दिया हुआ है, भरा हुआ है इसी कंटेनर में नोबल गैस। और फिर जो है आपको डेटास दिए हुए हैं। क्या डेटास दिए हुए हैं? इसी तरह से डेटा दिया हुआ है कि आपको डेटा दिया हुआ है, पी नॉट दिया हुआ है, पी टी दिया हुआ है और पी इन्फिनिटी दिया हुआ है। ठीक है, ये तीन डेटास दिए हुए हैं। पी नॉट मतलब इनिशियल का टोटल प्रेशर, पी टी मतलब टी टाइम के बाद का टोटल प्रेशर, पी इन्फिनिटी मतलब फाइनली टोटल प्रेशर जो है वो दिया हुआ है। रिएक्शन में भी फिलहाल वही वाला ले लेता हूँ, A gives B plus C and I need what? I need the same thing, K is equals to 2.303 by T into log of P naught A upon PTA, मुझे यही चाहिए। लेकिन अब मजे की बात यह है कि यहां पर मैं इस P नॉट को P नॉट A की जगह नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में बेटा जो P नॉट है ना, वो सिर्फ प्रेशर ऑफ ए नहीं है, वो प्लस प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस भी है। तो आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं होगा यार, सिंपल सा एक चीज़ और ऐड हो गया तो आपकी इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाएंगी, क्योंकि डेटाज इनफ है। डेटाज इनफ है, तीन तीन डेटाज दिए हुए हैं, काफ़ी है। और अब आप देखो पी इन्फिनिटी की जब मैं बात करूँ, क्योंकि देखो ये रिएक्शन आपका टूट तो ऐसा ही रहा होगा ना, टूट तो ऐसा ही रहा होगा कि शुरू में ये P नॉट A था, फिर ये P नॉट A माइनस एक्स हुआ होगा, तो ये x और ये x हुआ होगा, और फिर फाइनली क्या हुआ होगा? फाइनली ये पूरा खत्म हो गया होगा, फाइनली ये पूरा खत्म हो गया होगा, जीरो हो गया होगा P इन्फिनिटी पर, और ये क्या हो गया होगा? P नॉट A, और ये जो P नॉट A था ये पूरा खत्म हो गया होगा, P नॉट A और ये भी P नॉट A, कुछ ऐसा हो गया होगा। So you can say that P infinity is actually equal to what? P infinity is actually equal to what? It is actually 2 times of P naught A. It is actually equal to 2 times of P naught A. और एक इक्वेशन और आपको मिलेगा क्या? PT वाला इक्वेशन। तो PT is equals to, ये भी वैल्यू गिवन है ना, PT is equals to, तो कौन है T टाइम के बाद? T टाइम के बाद इनर्ट गैस भी है। अच्छा, यहां पर ये दोनों तो हो गई, साथ ही साथ इनर्ट गैस भी होगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, साथ ही साथ इनर्ट गैस भी होगा। एंड इसके बाद अगर आप फाइनली देखा जाए तो PT में आप बोलेंगे P नॉट ऑफ A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस इनर्ट गैस, प्लस इनर्ट गैस का प्रेशर, ये कैंसिल हो रहा है। नाउ यू हैव सिंपल 3 इक्वेशंस एंड यू कैन इजिली फाइंड, क्योंकि ये वैल्यू आपको डेटा गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है, और आप सिंपली इसमें से P नॉट A और P नॉट आफ्टर टाइम t निकाल सकते हो। तो P नॉट आफ्टर टाइम t के लिए यू नीड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू चाहिए। आप यहाँ से बेटा इनर्ट गैस का प्रेशर पता कर पाओगे, और फिर P नॉट A और इनर्ट गैस आपको यहाँ से मिल जाएगा, फिर आप उसको यहाँ पुट करेंगे। सिंपल आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, वो आपको परिपूर्ण आता है। मेरा अभी काम है सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं और उनको ऐसे सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, तो अगला केस देखते हैं। अब पहला तो प्रेशर मेजरमेंट से हमने सीखा, इसमें और कोई ज़्यादा खास केसेस बनने के चांसेस नहीं है, इसी तरह से चीज़ें रहती है, बन जाती है। अब जो हम देखेंगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं, पर टाइट्रेशन से देख रहे हैं। ठीक है, टाइट्रेशन, तो बाय टाइट्रेशन जो एक्वस रिएक्शंस होते हैं उनका के मेजर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि टाइट्रेशन करो, टाइट्रेशन करो।
अब इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपने टाइट्रेशन ठीक से पढ़ा हुआ है। मैं टाइट्रेशन क्या होता है वगैरह वगैरह नहीं बताऊंगा, सीधे मैं प्रोसेस करके बताऊंगा। टाइट्रेशन के, रेडॉक्स टाइट्रेशन के मेरे दोनों लेक्चर यूट्यूब पर भी पब्लिकली रखे हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम का कोर्स लिया होगा तो आप वहाँ से टाइट्रेशन को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि सब में एक ही तरह का टाइट्रेशन किया जाता है। देखा जाता है कि ये रिएक्शन के लिए कौन सा टाइट्रेशन कंपैटिबल है, फिर उसके हिसाब से वो टाइट्रेशन किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 टाइट्रेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो H2O2 का डिकम्पोजिशन, तो ये आपको पता है फर्दर कि होता क्या है। H2O2 H2O प्लस O2 में टूटता है, ठीक है, H2O प्लस O2 में टूटता है। अब इसके लिए जो हम टाइट्रेशन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं KMnO4 का टाइट्रेशन। व्हाई? बिकॉज H2O2 कैन बी ऑक्सीडाइज्ड यूजिंग KMnO4। अब थोड़ा अच्छे से समझना, यहाँ पे धीरे धीरे समझाऊंगा इस पोर्शन को कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। तो हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। आप ये मानो, आप ऐसा मानो यहाँ पे मैं रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। सेटअप इतना आसान नहीं रहता है, सेटअप काफ़ी प्रिसाइज्ड रहता है। अभी बस हम उसके पीछे का आइडिया समझ रहे हैं, ठीक है, करना नहीं है हमें अभी एक्चुअली में। तो यहाँ पर मान लो ये रिएक्शन हम चला रहे हैं, H2O2 डिकम्पोजेस टू H2O प्लस O2। एक्वस सोल्यूशन रहता है H2O2 का फॉर श्योर, और वो डिकम्पोज होता है। तो H2O2 के मॉलिक्यूल्स यहाँ जो होंगे सोल्यूशन के अंदर, वो समय के साथ साथ कम हो रहे होंगे। ये बात ऑब्वियस है। और अगर हम ये पता लगा लें कि इस समय इतना था, फिर इस समय के बाद H2O2 इतना था, तो काम हो गया। क्योंकि ऑर्डर तो पहले से पता है ना, फर्स्ट ऑर्डर है, तो मान के चल रहे हैं, ऑर्डर तो पहले से ही पता है कि फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर हमने कुछ ऐसा कर लिया कि H2O2 इनिशियली पता है कंसंट्रेशन, और H2O2 की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t हमको पता है, तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखा जाए, आसान सी बातें हैं। यहाँ पर भी व्हाट वी नीड इज एक्चुअली 2.303 बाई t इंटू लॉग ऑफ H2O2 नॉट अपॉन H2O2 आफ्टर टाइम t। अब जो डेटा आपको गिवन है वो क्या है? डेटा गिवन कुछ ऐसा है कि यहां पर लिखा हुआ है टाइम, और यहां लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, और ये लिखा हुआ है टाइम 0 पर V0 वॉल्यूम यूज हुआ, टाइम t पर VT वॉल्यूम यूज हुआ। वाह, तो बढ़िया है। ये बात थोड़ा सा समझनी पड़ेगी हमको अच्छे से। तो समझो क्या हुआ होगा कि ये आपका रिएक्शन वेसल है। शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, t इज इक्वल टू 0 पर, हमने इसमें से एक सैंपल निकाला, हमने इसमें से एक सैंपल निकाला, सपोज करो 10 ml का सैंपल निकाला। ठीक है, ध्यान से सुनना, प्रोसेस को समझना भाई ना, प्रोसेस को थोड़ा समझना। मैंने सपोज करो यहां से 10 ml का सैंपल निकाला, तो फिर क्या हुआ, 10 ml का सैंपल निकाला, फिर उस सैंपल का मैंने टाइट्रेशन करना है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ जो कंसंट्रेशन होगी उसके उस सैंपल में भी, 10 ml के सैंपल में भी वही कंसंट्रेशन होगी। तो मैंने उसको लिया है 10 ml। अब उसकी मैंने की टाइट्रेशन, मैंने देखा कि जैसे ही मैंने V0 अमाउंट तक KMnO4 डाला है, उसका एंड पॉइंट आ गया, वो मुझे पता चल गया। ठीक है, V0 अमाउंट पे उसका एंड पॉइंट आ गया या इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, तो मैं कहूंगा कि ठीक है V0 पे आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इस रिएक्शन को होने दिया। कुछ देर तक का समय मैंने नोट किया कि हाँ यार 10 मिनट हो गया, या 10 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड हो गया, जो भी टाइम पीरियड। उसके बाद मैंने फिर से इसमें से एक सैंपल निकाला, ध्यान रखना 10 ml का ही निकाला है, फिर 10 ml का मैंने एक सैंपल निकाला।
अब मैंने उसकी टाइट्रेशन की और मैंने ये पाया कि अब जो KMnO4 का वॉल्यूम है वो V0 नहीं है, अब वो जो यूज हो रहा है वो है VT। तो इससे क्या मैं इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ? क्या मैं इससे इस वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ? बस वही देखना है मुझे। क्या मैं इस वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ? वही देखना है मुझे। चलो देखते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि शुरुआत में जो इक्विवेलेंट पॉइंट आई होगी ये V0 के साथ, तो इक्विवेलेंट पॉइंट के लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा दिस इज वॉल्यूम ऑफ H2O2, दिस इज वॉल्यूम ऑफ H2O2 इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय द n फैक्टर। ये हुआ मेरा इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 बराबर होगा किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ KMnO4 दैट इज V0 इनटू वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4 नोन ही होगा क्योंकि वो टाइट्रेंट है आपका, तो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन का है, इनटू n फैक्टर। अब n फैक्टर इसका KMnO4 का 5 रहता है, उसका 2 रहता है, वो सब चीजें टाइट्रेशन की बात है। अभी हम यहाँ पे फोकस करें काइनेटिक्स पे, तो ये ठीक है। उसके बाद फिर से मैंने इसका 10 ml निकाला इनटू, अब ये H2O2 मैं लिख सकता हूँ T टाइम के बाद मिला तो H2O2T इनटू, देखो n फैक्टर रिएक्शन का तो सेम ही रहेगा बिकॉज बेटा KMnO4, ये भी बात आपको जरूरी है जानना कि जो सैंपल है उसमें KMnO4 सिर्फ H2O2 के साथ ही रिएक्ट कर रहा होगा, वो कोई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, ना ही कोई वाटर के साथ कुछ रिएक्शन है KMnO4 का, वो रिएक्शन H2O2 के साथ ही कर रहा होगा। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं कि ये जो VT है, ये जो V0 है, ये एक्चुअली में दिस द अमाउंट यूज्ड अप विथ H2O2 ओनली, और दूसरा कोई वहां साथ में नहीं है। तो 10 ml इंटू H2O2 टाइम T इंटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू, यहां पर लिखूंगा मैं V0 इंटू KMnO4 इंटू KMnO4, सॉरी V0 नहीं है बेटा इस बार है VT इंटू KMnO4 इंटू n फैक्टर, ये ऐसा हो गया। तो अब आप बहुत आसानी से अगर दोनों को डिवाइड करते हो तो आप पाओगे ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसीलिए मैंने बोला था कैंसिल करना है मुझे, इसीलिए दोनों का सेम अमाउंट बार बार लेना है। ये सब छोटी छोटी चीजें बच्चे मिस कर जाते हैं। आप अगर एक बार 10 ml ले रहे हो, एक बार 5 ml ले रहे हो, तब फिर ऐसा करना ठीक नहीं है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट ये मान लिया गया है कि आप सेम सैंपल ले रहे हो। ये कट गया, ये कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड ही है, KMnO4 की टाइट्रेंट है और n फैक्टर भी सेम है। तो क्या आपको दिख रहा है कि H2O2 नॉट अपॉन H2O2T इज सिंपली V0 बाई VT। अब इसे कोई फॉर्मूला मत समझ लेना कि हर टाइट्रेशन में यही फॉर्मूला पेलते जा रहे हो आप, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यहां पर सिर्फ ये फॉर्मूला लगा है, इस तरह से आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं। और मैं तो वो भरोसा करता ही नहीं ये फालतू की चीज़ों में कि कोई फॉर्मूला याद कर लो। आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री मेरे से पढ़ ली होगी अभी तक, तो आपने देखा होगा मैंने हार्डली कहीं बोला है कि ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। सब तरीका होता है, प्रोसेस होता है, और इससे सवाल भी ऐसे नहीं है कि लेट हो जाएगा बनाने में, ऐसा नहीं। एडवांस की यही डिमांड होती है, वहाँ ऐसी चलती चीज़ें। तो K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T इंटू लॉग ऑफ V0 बाई VT, बस हो गया, काम खत्म। मैंने बस H2O2 नॉट अपॉन H2O2T को रिप्लेस कर दिया V0 बाई VT से, और अब मैं इजीली क्या निकाल सकता हूँ, K की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी तरह से एक दो टाइट्रेशन का और देखते हैं। ये हुआ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। देन एक और देखते हैं सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन यूज करेंगे, एंड दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। यस, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था ना ये, हाँ, तो फर्स्ट ऑर्डर है ऐसा हम पहले से मान रहे हैं। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था ये, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास है क्या,
आपके पास एस्टर है, आप पानी डाल रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, साथ ही साथ में अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है और साथ ही साथ में अल्कोहल फॉर्मेशन हो रहा है। तो बढ़िया है, ये तो अपने पास रिएक्शन है। लेकिन यहाँ जो डेटा आपको गिवन है ना, वो कुछ ऐसा गिवन है कि टाइम एक 0, एक t, एक इन्फिनिटी, और यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। NaOH का क्या वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो एक बार V0, Vt और V इन्फिनिटी, ये वॉल्यूम ऑफ NaOH दिया हुआ है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन, और ये दिया हुआ है टाइम, और ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। नाउ अब अगर हम देखें यहां पर, तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये जो NaOH है ये रिएक्शन किसके किसके साथ करेगा। पिछला तो आसान था, बिकॉज KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजर था और वो रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ H2O2 के साथ। अब यहां बताओ आप ये रिएक्शन वेसल को, फिर से रिएक्शन वेसल को अच्छे से इमेजिन करो। यहाँ पे आपके पास एस्टर पड़ा हुआ है, आपके पास पानी है, और आपने कैटेलिटिक H+ भी डाला है, ये वाला जनरली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक डालते हैं। एस्टर है, ये है और ये है। अब एक बात मैं बता दूं, एस्टर के साथ NaOH का कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है। एस्टर के साथ NaOH का कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, इन कंडीशंस में नहीं होता है, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया है, इनको लेकर आप बाहर लेकर आए उसको, आप इसको बाहर लेकर आए और फिर उस सैंपल का टाइट्रेशन कर रहे हो, जैसे पीछे किया था वैसे ही यहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हो। बट यहाँ पर एक बात आप समझिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं ना, V0, Vt और V इन्फिनिटी पे। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये जो V0 अमाउंट है, V0 ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, किसी के साथ कर भी रहा होगा रिएक्ट, हाँ, वो इस कैटेलिटिक H+ के साथ रिएक्ट कर रहा होगा। तो V0 अमाउंट ने आपके कैटेलिटिक H+ के साथ रिएक्शन किया होगा। तो टाइट्रेशन का जो रिजल्ट आ रहा है, अब आपने इंडिकेटर सुटेबल जो भी चूज किया वो किया, वो अलग चीज है, वो टाइट्रेशन के प्रोसेस को नहीं पढ़ा रहा हूं, उसके लिए टाइट्रेशन के लेक्चर्स देखिएगा। तो कैटेलिटिक H+ आपने जो यूज किया था यहाँ पे रिएक्शन के लिए, उसके साथ V0 का टाइट्रेशन। तो V0 इज द अमाउंट ऑफ NaOH दैट रिएक्ट्स विथ कैटेलिटिक H+ और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यू कैन से। एंड देन जो Vt है, Vt ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाँ, Vt मतलब सर कुछ समय के बाद। तो कुछ समय के बाद तो सर रिएक्शन स्टार्ट हो गया होगा, और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म हो गया होगा। रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी फॉर्म हो गया होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ होगा तब NaOH तो सर इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। और ये जो कैटेलिटिक H+ है, इसका अमाउंट चेंज नहीं होता रिएक्शन के दौरान, आपको बताया था पिछले क्लास में भी सूडो ऑर्डर पढ़ाते वक्त, इसका अमाउंट नहीं चेंज होता है। ये कुछ इस तरह से, आपको और मैकेनिज्म पता है तो और अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कैटेलिटिक H+ का अमाउंट चेंज नहीं होता है। तो उसका मतलब है सर, तब तो ये Vt जो होगा ये V0 से ज्यादा होगा। पिछले केस में क्या हो रहा था, जो Vt था वो V0 से कम था, बिकॉज H2O2 जो रिएक्ट करने वाली स्पीशीज थी KMnO4 के साथ, वो समय के साथ कम हो रही थी। बट यहाँ H+ तो उतना ही है, वो तो रिएक्ट उतना ही करेगा हर सैंपल में, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। बट अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी पैदा होता जा रहा है, वो भी रिएक्शन करेगा, तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीजिंग वॉल्यूम की वैल्यू है, ये बात भी समझ आ रही है। तो Vt जो है ये कैटेलिटिक H+ के साथ करेगा, और सेम अमाउंट ऑफ कैटेलिटिक H+ प्लस और किसके साथ कर रहा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस
कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसके साथ कर रहा होगा। और एक बात और समझ आ रही है कि अगर हमें यहाँ पे ये निकालना है ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कितना अमाउंट किया, वो भी निकाल सकते हो आप, Vt माइनस वी नॉट, बिकॉज ये तो सेम ही है, ठीक है। फिर ये V इंफिनिटी, ये किसके साथ हो रहा होगा, ये V इंफिनिटी, तो हाँ सर ये V इंफिनिटी सेम H प्लस सेम होगा, तो कैटालिटिक H प्लस सेम होगा, बट थोड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड और एक्स्ट्रा भी आ गया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ गया होगा। आई होप आपको ये आउटलाइन समझ में आ गया है। अब चलो बात करते हैं सिंपल से कैलकुलेशंस की, तो मैं आपको कैलकुलेशन बता दे रहा हूं, ठीक है। सो सपोज बेटा हम यहां पर लिखते हैं Vt माइनस वी नॉट, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि t टाइम के बाद, ये मैंने पहले भी आपको बोला, t टाइम के बाद दिस इज द अमाउंट ऑफ NaOH reacting with this is the amount reacting with CH3COOH। अगर मेरा एस्टर जो है वो 2 कार्बन का रहा तो CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड को स्पेसिफाई कर दे रहा हूं थोड़ा, तो इसके साथ जो रिएक्ट किया वो आया। और ये V इंफिनिटी माइनस वी नॉट क्या है, V इंफिनिटी माइनस वी नॉट, दिस इज द अमाउंट, फिर वही बात, रिएक्टिंग विथ CH3COOH, कब, इनफाइनाइट टाइम कर बाद, मतलब जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, बिकॉज वी नॉट तो हमको पता ही है कि वो सिर्फ कैटालिटिक H प्लस वाला रिएक्शन है। अब आप देखो, सपोज करो आपने यहाँ पर वही एस्टर विथ वाटर एंड H प्लस, उसका कोई काम नहीं है अभी फिलहाल, गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। तो एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए, मुझे इसका इनिशियल कंसंट्रेशन और इसी की कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t चाहिए। तो मैं अगर ऐसा लिखूं बेटा कि दिस इज a इनिशियली एंड आफ्टर टाइम t इट इज a माइनस x, सो इट इज a माइनस x एंड दिस इज x एंड आफ्टर t is equals to infinity, this is 0 and this is a, is it a? हाँ, तो यहां से फायदा होगा। तो अब आई गेस आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आपको सीधे सीधे ये बताना बेटा कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपको तो एक्चुअली a अपॉन a माइनस एक्स चाहिए ना, तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, a is directly proportional to what, yes, a is directly proportional to V infinity minus V naught, V infinity minus V naught, कैसे, because this is the amount reacting with CH3COH at infinite time and CH3COH at infinite time is A, so यही होगा ना अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, लेकिन एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, एक बात आप यहाँ पर और ध्यान रखना कि इस टाइट्रेशन में हम ये मान के चल रहे हैं कि CH3 मान के क्या चल रहे हैं, वो तो है भी ऑब्वियस कि जब आप यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखोगे ना, ये गलती होती है, जब आप इक्विवेलेंट लिख रहे होगे तो दोनों के n फैक्टर्स यहाँ पर आप देखो, जब आप दोनों के n फैक्टर्स देखोगे तो सेम है, दोनों के n फैक्टर 1 और 1 है, इसका भी n फैक्टर 1 है, उधर भी n फैक्टर 1 है। मैं आपको अगला क्वेश्चन एक ऐसा कराऊंगा जहां पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, थोड़ा सा n फैक्टर को भी ध्यान से सोच के चलना। यहाँ n फैक्टर, ये आप A लिख रहे हो, एसिड है, तो ये एक्चुअली कैसा रहा होगा, आप इक्विवेलेंट ही इक्वेट कर रहे हो ना, ऐसा मत सोचना कि अचानक से ऐसा कैसे लिख दे रहे हैं, इक्विवेलेंस ही इक्वेट कर रहे हैं अपन, इक्विवेलेंस ही इक्वेट कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, या फिर आप यहाँ पर इक्विवेलेंस मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर है ना, और सिंस इधर वॉल्यूम दिया हुआ है तो वही वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर वही लिख रहे हैं, और n फैक्टर दोनों का सेम है तो हम काटते रहे फिलहाल, ठीक है, यहाँ काटते रहे। फिर नीचे क्या बन रहा है,
अब a माइनस एक्स को किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप पाएंगे? तो a माइनस एक्स को अगर मैं लिखूं तो मैं a माइनस एक्स को डायरेक्टली नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं इस x को लिख पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये अमाउंट रिएक्ट करा है आफ्टर टाइम t। तो मैं ये लिख सकता हूं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vt minus V naught. X is directly proportional to Vt minus V naught. And now you need a upon a minus x. Simple mathematics use करिए, दोनों इक्वेशन को माइनस कीजिए तो आपको मिलेगा a upon a minus x. You can get it as V infinity minus V naught upon V infinity minus Vt. तो ये आपको फाइनल रिप्लेसमेंट मिलेगा। और आई होप आपको ये बात अच्छे से दिमाग में घुस गई है, अच्छे से समझ में आ गई। एंड अब एक दो टाइप के और मैं कराऊंगा, एक वहाँ जहाँ पे मैं थोड़ा सा एन फैक्टर को लेके आपको और अच्छे से समझाऊंगा, जहाँ पे बच्चा फंस सकता है। यहाँ तो चलो ठीक है, ऐसे डायरेक्टली भी लिख दे रहा है तो ठीक हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एन फैक्टर्स कैंसिल हो जा रहे हैं, बट एन फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है, वो आने वाले क्वेश्चन में हम समझेंगे। अभी एक और टाइट्रेशन बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, दैट इज लेक्चर नंबर 4 में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारा यही चलने वाला है। उसमें हम आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन का एक सवाल करेंगे, मतलब एक केस करेंगे पूरा। फिर उसके बाद एन फैक्टर रिलेटेड जहाँ पे गलतियाँ होती हैं उसको देखेंगे, एंड फिर एक एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे, दैट इज बाय द मेजरमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन मेजरमेंट से भी कुछ रिएक्शंस के के की वैल्यू फाइंड की जाती है, वो देखेंगे। और वो होने के बाद हमारा एक पोर्शन जो है चैप्टर का वो डन हो जाएगा। फिर दूसरा पोर्शन स्टार्ट होगा जहां पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, लाइक पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, बैक्टीरियल ग्रोथ रिएक्शंस, सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। हो सकता है आपने मॉड्यूल वगैरह में अपने देखा हो, बहुत अच्छे से समझ नहीं आया होगा। अगर कहीं अच्छे टीचर से कहीं पढ़ा है तो बात अलग है, बट खुद से देखकर वो बहुत अच्छे से समझ नहीं आता है बच्चों को। अभी मैंने लाइव क्लासेस भी ली थी, वो पोर्शन में बच्चों को थोड़ी परेशानी होती थी कि यार क्या हो रहा है सर, इसमें कुछ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। कुछ नहीं, बहुत ईजी है, सब मैथमेटिकल है। शुरू के 2 लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से किए हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कोई इसमें लोड वाली बात नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम ऑप्टिकल रोटेशन तक खत्म करते हैं, कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स करेंगे साथ में। देन 5th लेक्चर में हम स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करते हैं, फिर वो लगभग 2-3 लेक्चर वो मान लो चलेगा। एंड देन द मोस्ट कॉन्सेप्चुअल पार्ट, द कोलिजन थ्योरी एंड अरेनियस इक्वेशन। फेवरेट पार्ट है वो मेरा इस चैप्टर का, बिकॉज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही बढ़िया प्रोपोर्शन है। उसकी एक वीडियो भी होगी मेरी यूट्यूब पर ही, ऑल्दो आप कोलिजन थ्योरी सर्च करोगे तो वो नहीं आएगी ऊपर, क्योंकि ऊपर तो सब फालतू वीडियोज़ ही आती हैं टॉप में, है ना। टॉप में तो फालतू वीडियोज़ ही आएंगी जिसमें ज़्यादा व्यूज़ हैं, और ज़्यादा व्यूज़ भी कहाँ आते हैं, जो वीडियोज़ फालतू होते हैं, जो ऐसे ही समझ आ जाते हैं। आप ऐसे चैनल में सर्च करोगे लिख के तो शायद आपको मिल जाएगा वो वीडियो। बहुत ही अच्छे तरीके से कोलिजन थ्योरी समझाया था पिछले साल 2022 वाले बच्चों को। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसके क्वेश्चंस भी जेईई एडवांस में पूछे जाते थे, कॉन्सेप्ट बहुत बारीक था। ऑल्दो आपको अभी देखने की ज़रूरत नहीं, हम तो लेक्चर में पढ़ेंगे ही आगे, ठीक है। तो अभी तक की जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा, तब आपको लेक्चर नंबर 4 में काफ़ी आनंद आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।